फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य और राजा के और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आता हो मेरा स्टडी कराया हुआ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि मैं और भी वीडियोस ला सकूं। और ग्रुप डी वाले के लिए, बीपीएससी वाले के लिए मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को डालती रहूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव का दिन, एक दिन चुनाव था। आप लोगों को पता है अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। यूपी में फर्स्ट जो सबसे पहला चुनाव क्षेत्र था हमारा गाजियाबाद पड़ा था। तो हम लोगों ने ना तो वोट डाल दिया है अपने अपने, जिन्हें जो पसंद है, जो भी पार्टीज पसंद है, जिन्हें भी जो अच्छा लगता है उन्हें आप वोट जरूर डालें। अगर आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो आप प्लीज़ वोट जरूर डालें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें वोट के बारे में ही बात है। जब क्या कह रहा है, जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। ये संकरण है, ये जब उठा था सोकर, तब उसने देखा कि उसके जो नाना नानी हैं वो क्या वोट डालने जा रहे हैं। देखा, दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। आप लोगों को पता है 7 बजे चुनाव वोटिंग डालने के लिए सभी पहुंचने लगते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम वोट डालें, तो वो लोग भी चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। संकरण क्या है, वो जानना चाहता था कि वो लोग इतने उत्साहित क्यों हैं। ठीक ना। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। उसके जो नाना जी हैं उन्होंने जल्दी जल्दी में कहा कि आज हम क्या है, अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। शासक क्या होता है, जो हम पे शासन करते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग क्या है, शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। काफ़ी साल, 50 साल पहले से ही हम लोग क्या है, अपने शासकों का चुनाव क्या है, मतदान के जरिए ही करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि अभी न्यू एनसीईआरटी आ गई, आप कहीं पे भी देखो तो न्यू एनसीईआरटी से आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके यूपीएससी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है, मस्ट है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बात कर लेते। लेकिन बहुत सारे लोग शासक कैसे बनते थे, बहुत सारे लोग क्या है शासक बनते कैसे थे। तो हमने अध्ययन 4 में पढ़ा था कि कुछ राज्य संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ लोग क्या है, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा अपने इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। लेकिन क्या था, परंतु करीब 3000 साल पहले परंतु 3000 साल पहले क्या था, इस राजा में इस प्रक्रिया को परिवर्तन दिखाई दिया। राजा को क्या है, परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग क्या थे, बड़े यज्ञों को आयोजित कर कुछ लोग जो ज्यादा पैसे वाले थे वो क्या थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे और कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब बड़ा बड़ा यज्ञ करके जिनके पास पैसे रहते थे वो क्या करते थे, यज्ञ को वो करते थे, यज्ञ करवाते थे और वो क्या करते थे, राजा बन जाते थे। ठीक ना। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। ये यज्ञ आप लोगों को, अगर आपने रामायण देखा होगा फ्रेंड्स, तो रामायण में अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा की हुई है। उसमें दर्शाया गया है जब श्री राम जो थे, अश्वमेध यज्ञ जब सारा रावण वगैरह मर गए थे, उनका जब 14 साल का वनवास कंप्लीट करके आ गए थे, राम जी के जो पुत्र भी हो गए थे, वो थोड़े बड़े हो गए थे, तब क्या है, उस टाइम इन्होंने क्या अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक ना। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है फ्रेंड्स, जो राजा है वो एक घोड़े को उस पर लिख कर कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, अगर इस घोड़े को किसी भी राज्य के राजा या कोई पकड़ लेता है तो उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। अगर वो युद्ध में क्या कहते हैं,
युद्ध करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसको अगर छोड़ दिए तो उन्हें क्या है, आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में, ठीक ना। फिर उन्हें दोस्ती का प्रस्ताव, मित्रता का प्रस्ताव भेजा जाता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जो एक घोड़े को है क्या है, राजा के लोगों की देखरेख में, राजा के लोग भी उनके साथ साथ जाते थे थोड़े बहुत, ठीक ना, स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जो मैंने बात आपको बताई है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उनका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद क्या है, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इन सभी बातों को मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यह यज्ञ क्या है, विशिष्ट पुरोहितों, मतलब बहुत ज्यादा जिन्हें जानकार पुरोहित होते थे। पहले के जमाना में पुरोहितों को क्या है, अपने कुल का पुरोहित होता था, ठीक ना। तो पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। जो बड़े बड़े पुरोहित होते थे वो लोग करवाते थे। जो छोटे मोटे भी रहते थे, लेकिन जो मेन यज्ञ वो बड़े बड़े पुरोहित करवाते थे, ठीक ना। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। इसके लिए क्या है, उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ये अश्वमेध जो भी करवाता था वो राजा बहुत ही शक्तिशाली होता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जितने भी राजा थे उनके लिए उपहार लाते थे। पहले के लोग तो घोड़ा, दासियां, ज्वेलरी वगैरह ये सब बहुत ज्यादा उपहार लाया करते थे, ठीक ना फ्रेंड्स। अगर अभी भी आप लोग कुछ फेस्टिवल करते हो, शादी हुई, बर्थडे हुआ, कुछ भी हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हुआ, तो आपके जो भी गेस्ट आएंगे वो आपके लिए उपहार लाते ना, उसी टाइप से उस टाइम भी ये सिस्टम था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ये जितना भी आयोजन होता था फ्रेंड, जो भी इस आयोजन को करेगा तो उसका मुख्य स्थान होगा ही होगा। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बाघ के जो चमड़े हटा लिए जाते थे उसकी खाल पर उन्हें बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में क्या है, जो राजा का सारथी होता है, जो उनके घोड़े वगैरह रथ को चलाता है, वही नहीं उनका सहचर होता था, ठीक है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। यज्ञ के समय क्या है यज्ञ के अवसर पर कि उनको क्या है, विजय होने की क्या करते थे, वो लोग गुणगान किया करते थे। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा की जो बहुत सारी रानियां होती थी और पुत्री होते थे वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान किया करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। अभी भी आप लोग देखिए, अगर कोई आपके गेस्ट आएंगे तो वो ज्यादातर जो शादी एंजॉय करने आएंगे या बर्थडे जो भी करने आते हैं, वैसे ही उस टाइम भी वो लोग आते थे तो देखकर सिर्फ वो पूरी प्रक्रिया को देखा करते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। राजा के ऊपर क्या पुरोहित क्या पवित्र जल, जो गंगा जी का जल होता है, उसके छिड़काव करते थे और अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष अथवा वैश्य ये क्या होते हैं, जो ये लोग जिनके पास कम धन होता है, जो नीची जाति के होते हैं, उन लोगों को इसमें विष और वैश्य के नाम से बोला गया है। वो लोग भी उपहार लाया करते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, जिन्हें पुरोहित लोग क्या है, नीचा मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें कोई भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब इसमें बात करते हैं वर्ग के बारे में, ठीक है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। गंगा यमुना के क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे ग्रंथ क्या है, रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के रचे हुए के कारण क्या है, इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, आयुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य सभी ग्रंथ शामिल है। ऋग्वेद के अंदर ही सारे ग्रंथ क्या है, शामिल किए गए हैं।
पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादक की विधियां बताई गई है। पुरोहितों के द्वारा जो ये ग्रंथ रचे गए हैं उसमें क्या है, बहुत सारी विधियां और संपाद अनुष्ठान वगैरह क्या है बताया गया। ऋग्वेद में ही बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उस समय समाज में कोई समूह जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। उस समूह में क्या है, उस टाइम समाज में बहुत सारे लोग थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालन, अमीर गरीब सभी थे उसमें शामिल। ठीक है फ्रेंड्स। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहितों ने क्या, उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ग कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ग में अलग अलग कार्य निर्धारित थे। हर वर्ग में अलग अलग काम निर्धारित थे। पहला ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था। जो ब्राह्मण थे वो वेद पढ़ सकते थे, अध्ययन कर सकते थे वेदों का, और यज्ञ कराना था। उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। उसके लिए अभी भी आप लोग अगर किसी पंडित को बुलाते हैं तो वो आप लोगों को पूजा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, उसके बदले क्या आप उन्हें उपहार देते हैं, पैसे देते हैं, दक्षिणा देते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरा स्थान क्या था, शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जो क्या शासन करते थे। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। उनका काम क्या था, लोगों की रक्षा करना और युद्ध करना। अगर उनकी सीमा किसी खतरे में है तो वो लोग युद्ध किया करते थे। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य का था। इसमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी थे। इनमें क्या है, छोटे जात के लोगों को रखा गया था जो मतलब कम कमाते हैं। क्षेत्रीय और वैश्य दोनों को ये यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षेत्रीय और वैश्य को क्या है, दोनों को अधिकार प्राप्त था यज्ञ कराने का। वर्गों में अंतिम तथा शूद्रों का था। अंतिम वर्ग किसका था, शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इनका काम क्या था, तीनों वर्गों के सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को क्या है, कोई भी काम करने का, अनुष्ठान वगैरह करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। उसमें जो महिलाएं थी उन्हें भी शूद्र के समान ही माना जाता था। महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो महिला वगैरह है उसको, उन्हें भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पुरोहितों के अनुसार क्या है, जिस हिसाब से जन्म लेते उसी आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होते हैं। अभी आप लोगों को भी पता होगा, जो जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी कुल का होता है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। बाद में छुआछूत की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, जो क्या बाद में उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ और छुआछूत को खत्म किया गया। अछूत वर्गों को कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रह शामिल थे। उसमें क्या, शिल्पकारी और शिकारी तथा भोजन जो खाना वगैरह इकट्ठा करते वो सब क्या शुद्ध अछूत में शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। अछूत में ही सबको जो दफनाते और जलाते हैं वो भी काम इसी में शामिल हो गए। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों से जो भी मिलते थे, संपर्क करते थे, उन्हें क्या है, अपवित्र मानते थे। बट ये गलत है ना फ्रेंड्स। भगवान किसी को अलग नहीं बना के भेजा है। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ग व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोग क्या है, ब्राह्मण के द्वारा जो इन्होंने ब्राह्मण ने बनाया इसे स्वीकार नहीं किया। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग, चाहे वो नीची किसी भी उसके हो, ये सब लोगों ने बनाया है। भगवान बना के नहीं भेजे हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। जो जैसा है सब एक है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा स्वयं पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ग निर्धारित नहीं मानते थे। जन्म के आधार पर वो अपना वर्ग निर्धारित नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। व्यवसाय के काम से भी लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। हाँ फ्रेंड्स, सबका होना चाहिए अनुष्ठान करवाने का। अभी तो फ्रेंड्स आप जिससे देखियो उन्हें हर चीज़ का हक है। ठीक ना। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीपों के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम हुई। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था।
वहाँ पे क्या है, पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। फ्रेंड्स इस चित्र में देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये क्या है, बहुत ही चिकने और वो थे, ये मिला है, ये जो खास लोग होते थे उनके भोजन को परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग है ना न्यू न्यू प्लेट्स वगैरह रखे रहते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनके लिए देते हैं, उसी टाइप से उस टाइम भी होता होगा फ्रेंड्स, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जनपद, महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों को जो कराने वाले जो राजा थे वो अब जन के राजा नहीं, जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने के जगह होता है। फ्रेंड्स ये चीज इंपॉर्टेंट है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन को बसने का जगह होता है, जन को बसने का जगह होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, क्या होता है, जन को बसने का जगह होता है। क्या होता है, जन को बसने का जगह होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र पृष्ठ 49 में दिखाए गए थे। कुछ जनपद में हम लोगों ने 49 पृष्ठ में चौथे चैप्टर में देखा था। बहुत सारे पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो पुरातत्वविद जो थे जिन्होंने खोज की थी, उन लोगों ने, दयाराम सहनी है, वो क्या है, सिंधु सभ्यता के सबसे पहले खोज की, उन्होंने ही खोज की थी। और तो वो लोग क्या है, कई ऐसे जनपदों की खोज की थी। दिल्ली में एक पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा, ये फ्रेंड्स दिल्ली के पास क्या है, दिल्ली के पास पुराना किला है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास ये है अतरंजी खेरा है। क्या है, अतरंजी खेरा है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसके नोट्स डालूंगी, आप उसमें से भी देख लीजिएगा। ठीक है, इनमें प्रमुख हैं, खुदाई के से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई के बाद पता चला कि लोग क्या है, झोपड़ियों में रहते थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये लोग पता किए। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशियों को और अन्य जानवरों को वो लोग पाला करते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, वो लोग क्या उपजाया करते थे फ्रेंड्स, तो चावल, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या इन सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिनका उल्लेख अध्ययन 3 में नहीं है? तो लोग मिट्टी के बर्तन में भी बनाते थे। ये लोग क्या है, मिट्टी के, पहले के लोग क्या थे ना फ्रेंड्स, जब मान लीजिए हम लोग की मम्मी के टाइम पे क्या है, मम्मी नानी के टाइम पे मिट्टी के बर्तन में ही खाना लोग बनाया करते थे। ठीक ना, तो वो लोग देखे, हम लोग के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम होता था, अभी तक चला था फ्रेंड्स। तो इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, कुछ क्या धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ अवशेष विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। ये विशेष प्रकार के कुछ बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या कहते हैं, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट होता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। इन बर्तनों पर देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यहाँ पे चित्रकारी की गई है ना, ये सारी चित्रकारी की गई है। तो इन्हें क्या है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में मिलती है। सरल रेखा बने हुए ये इस टाइप के, इसी बर्तन को चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी बर्तन को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। महाजनपद, अभी हमने जनपद के बारे में पढ़ा। महाजनपद, करीब 25,000 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 25,000 साल पहले जो थे, कुछ महाजनपद जो थे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया था। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। बहुत सारे जो महाजनपद थे उनकी कुछ एक राजधानी होती थी। कई राजधानियां में केलेबंदी की गई थी। कई राजधानी में क्या थे, केलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। आप लोग
अगर बाहुबली फिल्म देखोगे या किसी किला का देखोगे, आप मान लो लाल किला ही देखोगे, तो वहां पे क्या है, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई थी, किलाबंदी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, किलाबंदी कहते हैं। तो चारों तरफ से लकड़ियां, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक ना फ्रेंड्स, इसे ही क्या कहते हैं, किलाबंदी कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। हाँ फ्रेंड्स, वो लोग दूसरे जो राजा आक्रमण करेंगे, इसी वजह से वो लोग क्या है, किले को इतना बड़ा बड़ा, अभी मान लीजिए हम लोग ही घर बनाते हैं तो हम लोग सेफ्टी से बनाते हैं ना, कि कोई चोर या कुछ हमारे घर में ना आए, गेट लॉक करके रखते हैं। उस हिसाब से वो लोग भी किया करते थे, अपने सीमा को घेर के रखते थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा हमला होता था। अभी मान लीजिए हमारे इंडिया पे जो हमारे आज फ्रेंड्स जो हमारे हैं, कल पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, बट फ्रेंड्स उसे ब्लैक डे के रूप में मनाइए, क्योंकि उस दिन हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा ही सैनिक मरे थे। क्यों? हम लोग की सेफ्टी के लिए ही वो मरे हैं, किसी के वो भी बेटी पति रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अफसोस होता है कि वो लोग हमारे लिए जान गंवा देते हैं, तो एक श्रद्धांजलि तो उन्हें मिलती ही मिलती है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी और अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स? तो काफ़ी लोग करते हैं। अब इसमें हम ये लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हस्तिनापुर कहाँ है, जो भी एरिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को, देखिए ये झेलम नदी है, यहीं पे पता है आप लोगों को सिंधु सभ्यता भी है। यहाँ पे आप लोगों को पता है सिंधु सभ्यता, ये सिंधु घाटी की नदी है जो यहाँ तक्षशिला है। ये झेलम नदी जो यहाँ से, जो सिंधु नदी नदी से कौन कौन सी नदी घूमती है, तो काबुल नदी भी जाती है, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। और यहाँ पे रावी से कौन कौन सी है, ब्यास, ब्यास आ गई है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे, यहीं पे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पे है, इस जगह पे है लोथल। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे लोथल आ जाता है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। यहाँ पे इस बिंद की पहाड़ियाँ वगैरह, बिंद की पहाड़ियाँ, सॉरी, यहाँ पे हैं बिंद की पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सबसे पहले क्या है, जौ वगैरह उपजाना स्टार्ट किया गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ताप्ती नदी, नर्मदा नदी है। यहाँ पे सबसे पहले लोग रहना बसना स्टार्ट किए थे। जब ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले लोग रहना बसना स्टार्ट किए थे। चावल की खेती सबसे पहले यहीं पे की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये हमारा कावेरी नदी तो नीचे आ जाता है, फिर पेनार नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, सोम नदी। अब ये देखिए हस्तिनापुर हमने देखा है, यहाँ पे हमारा यूपी में हस्तिनापुर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मगध यहाँ पे आ जाता है और कौशाम्बी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैप के लिए ही फ्रेंड्स, मैं आपको बोर्ड पे नहीं इस टाइप से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग मैप के हिसाब से जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है, और मैप से ज़्यादा समझ में भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए, इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग, उन क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरीके से क्या है, उस एरिया पर नियंत्रण रखना हम लोग के, उन लोगों के लिए क्या है, सरल हो जाता था, आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। जब आप बड़ा बड़ा कुछ भी, अगर आप घर भी बनाते हो, अच्छा बना रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को हर चीज़ के लिए डिसाइड करना पड़ता है। तो कोई भी काम कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक ना? और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इनके लिए अथक स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो हाँ, संसाधन की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जो रोज काम करते थे, उन लोगों को रोज काम होता था, तो पूरे साल का वेतन देकर वो लोग रखा करते। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों
के रूप में होता था, कुछ भुगतान वो लोग सिक्कों के रूप में करते थे। इन सिक्कों के बारे में अध्ययन 8 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, महाजनपदों में राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं की किस प्रकार की भिन्न थे, 2 अंतर बताओ, किस प्रकार से भिन्न थे। ये देखिए, ये क्या है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। तो कौसाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग पर निर्माण संभवतः 25 साल पहले हो रहा था। ये फ्रेंड्स दीवार है जिसपे क्या है, निर्माण हो रहा था। इस टाइप के दीवार अगर आप लोग जाओगे तो बहुत सारे किले देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का दीवार है, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए अब कर की बात कर लेते हैं। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे। महाजनपद के जो राजा थे उस टाइम के गाइस, जो किले भी बनते थे ना, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। अभी लाल किला चले जाइए, आगरा का किला चले जाइए, कोई भी किला अभी तक उसमें रेफ तक नहीं पड़ता है। अभी के देखिए, आज बना कल टूट जाता है काफी जगह। तो बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसीलिए क्या है, उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी, ठीक ना। इसके लिए उन्हें कर्मचारी भी आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। आप मान लो बिजनेस करते हैं तो उनके अंडर में कितने काम करते हैं, तो इसी टाइप से उस टाइम भी हुआ करता था होगा। अतः जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारे पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। लोगों द्वारा उपहार लाए पर नहीं, वो नियमित रूप से क्या करते थे, कर वसूलते थे, ठीक ना। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अधिकांश लोग क्या थे, कृषक ही थे। अभी हम लोग जैसे जीएसटी वगैरह भरते हैं ना फ्रेंड्स, उसी टाइम से उस टाइम भी क्या है, कर वसूला जाता था। लेकिन उस टाइम के लोग बहुत गरीब थे और उनसे ज्यादा कर वसूला जाता था। उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, उसे भाग कहा जाता था। लेकिन उस टाइम क्या था, 1/6 हिस्सा ही निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। उनसे क्या है, श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अभी तो हम लोग का जीएसटी क्या है फ्रेंड्स, जो ज्यादा इनकम नहीं करते हैं, जो कम है कमाने वाले, उन लोगों के ऊपर कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन उस टाइम क्या था, सभी के ऊपर कर लगाया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों के 1 दिन का काम करना पड़ता था। पशुपालन को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को तमाम खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्रहों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक जो थे, संग्रह करते थे, उन्हें भी क्या था, वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्रह राजा को क्या देते थे, तो क्या आखेटक जो लकड़ियां वगैरह कुछ हो गई, फ्रूट्स वगैरह जो भी वो लोग इकट्ठा करते थे, वो सब देते होंगे। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। इसमें 2 परिवर्तन क्या क्या हुए, हल के जो फाल थे वो क्या है, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी से फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोहे के फाल से क्या है, आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ी गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले के लोग क्या थे, धान एकदम से बीज रख देते थे, वही होता था, तो उतना इजी नहीं होता था। लेकिन लोगों को क्या समझ में आया, तो अभी आप लोग क्या है, गांव में जाओगे तो अभी गर्मी का मौसम आएगा ना, तो धान के बीज छोड़ेंगे, तो वो बीज क्या है, थोड़े थोड़े बड़े होंगे, तो उसे हम उखाड़ के खेत में रोपेंगे, जिससे अच्छी फसलें होती है। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर 10 दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर कामगर करते थे। इसे क्या है, भूमिहार, खेतिहर, कामगर जो खेत में काम करते वो लोग किया करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते थे? क्योंकि उन्हें अगर प्रोत्साहित देते थे ताकि उन्हें उससे क्या कर, जब लोग कमाएंगे तो उन्हें भी बेनिफिट होगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। ए में क्या है, मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध है, ठीक है। गंगा और सोम नदी
नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोम नदियां क्या है फ्रेंड्स, मगध से होकर बहती थी। देख लीजिए आप लोग मैप में देख लीजिए, ये देखिए ये मगध है, ठीक है, और ये सोम नदी है जो मगध से होकर बह रही है, और ये गंगा नदी है जो मगध से होकर बह रही है, ठीक है। ये सोम नदी और ये मगध नदी, और ये आपका रहा क्या, मगध, ठीक है ना, इस जगह मगध है। ये देखिए ये पूरा आप लोग का यूपी का आ जाता है, ये बिहार आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यातायात, जल परिवर्तन और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भी भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। प्रशिक्षित करके उन्हें मतलब सिखा पढ़ा क्या सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से क्या है, घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्र में लोहा, अश्य की खदानें हैं। इस एरिया में क्या है, लोहा और अश्य की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मजबूत क्या, हथियार बनाने के लिए ये क्या थे, बहुत ही उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मगध में क्या है, दो शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से, एक अजातशत्रु और एक बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु और बिंबिसार। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महाजनपद नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह मतलब आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में क्या है, बिहार में जो है राजगृह, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कई सालों तक राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज पटना को राजधानी बनाया गया। बिहार की जो राजधानी वो क्या है, पटना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मेसिडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो क्या है, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी यह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतना चाहता था। क्या कहता, कुछ राज्यों को जीतना चाहता था। पश्चिम एशिया के भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ये ब्यास नदी है, उस किनारे तक वो क्या था, पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब वो मगध की तरफ कूच करना चाहा तो क्या किया, उन सिपाहियों ने क्या किया था, इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। पैदल रथ और हाथियों की क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वाणिज्य राजा था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। वहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासक करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जिसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति थे ना वो क्या कहलाते थे, राजा कहलाते थे। ये सभी राज्य विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करवाते थे। जितने भी यज्ञ पूजा वगैरह होता था ना, सभी एक साथ करवाते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। कैसे शत्रुओं से निपटना है, इन पे भी वो क्या करते थे, मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। स्त्रियां इसमें क्या करती थी, हिस्सा नहीं लेती थी। अगर आप लोग महाभारत और रामायण देखें तो आप लोग को ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्ययन 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थी। ये दोनों गण और संघ से संबंधित थे। और गण और संघ के बारे में फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5, 6 में पढ़े। गण का मतलब देख लेते फ्रेंड्स। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों
कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण मतलब हम लोग बहुत सारे लोग हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, गण कहते हैं। संघ अर्थात संगठन या सभा, मतलब कोई संगठन है, जैसे मान लीजिए आज हम लोग कोई पूजा कर रहे हैं तो उसका एक संगठन बनाए हैं कि इतना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संघ कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गण और संघ पता चल गया आप लोगों को। गण का मतलब क्या होता है, समूह के लिए किया जाना, कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाना, और संघ का अर्थात संगठन, सभा। ठीक है फ्रेंड्स, वाणिज्य संघ का यह निर्माण दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है, दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिनमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें बौद्ध के क्या है, कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 23,000 साल पहले लिखा गया था। इन्हें 23,000 साल पहले लिखा गया। आजाद शत्रु वाणिज्य संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशस्कार को बौद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जैसे कृष्ण जी गए थे ना अर्जुन की तरफ से सलाहकार बनकर, वैसे ही इसमें क्या है, उन्होंने अपने मंत्री को बौद्ध के पास सलाहकार के लिए भेजा। बौद्ध ने अपने पूछा कि क्या वाणिज्य सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनके सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने कहा वाणिज्यवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं कराते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थक और उनकी बातों पर ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग बड़े का सम्मान कीजिए। अगर आपके पापा मम्मी कोई अगर डांटते हैं तो उसकी बातों को क्या करिए, दिल पे मत लिया कीजिए, क्योंकि वो हम लोग की भलाई के लिए ही हमें बोलते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, तो चलिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं। वजीज महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबित संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब भी लगभग 15,000 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। जो गण और संघ राज्य थे उन्होंने क्या किया था, शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्ययन हम 10 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट्स में।